morning students, welcome on the YouTube channel of भगवान दास तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़। आज हम बात करेंगे हमारे फिजियोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उत्सर्जन क्यों ज़रूरी है, उत्सर्जन का जो प्रोसेस है ये क्यों होता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। इस तरह से कुछ इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि एक्सक्रीटरी कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, और दूसरे जो एनिमल्स हैं इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे, वर्टिब्रेट की बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो आज का जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी है, उत्सर्जन का प्रोसेस जो भी है, उसके कंप्लीट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, होम्योस्टेसिस की बात करेंगे कि क्या चीज़ होती है ये। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्रीशन, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक्सक्रीशन हिंदी में कहते हैं इसको उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का प्रोसेस क्यों होता है, उत्सर्जन का प्रोसेस देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जैविक क्रियाएं होती हैं जिससे एनर्जी बनती है, जैसा कि मैंने रेस्पिरेशन में आपको बताया था लास्ट में कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जब होता है तो उसमें क्या बनता है, एटीपी बनती है, और एनर्जी हमारी बॉडी की सेल्स को चलाने के लिए चाहिए। शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है सभी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। अब क्या होता है कि जब ये हमारी कोशिका कार्य करती है तो कार्य करने के दौरान या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान, उपापचयी क्रियाओं के दौरान क्या होता है कि वेस्ट हार्मफुल प्रोडक्ट भी बनते हैं। अगर यूजफुल प्रोडक्ट बन रहे हैं तो क्या होता है कि साथ ही साथ हार्मफुल प्रोडक्ट भी बनते हैं। अब इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है, और इनको हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा। तो हम कह सकते हैं सेपरेशन एंड एलिमिनेशन of waste product from body, यानी हमारे शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनका सेपरेट होना और उनका बॉडी से बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो सेपरेशन या एलिमिनेशन ये बनेंगे कहाँ, ये जितने भी प्रकार के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ये कहाँ बनते हैं, लीवर के अंदर बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो लीवर के अंदर ये कई प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, ये सब इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। और लीवर इनको बना करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो भी एनिमल का होता है वहाँ पर भेज देता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के द्वारा इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि डेफिनेशन की, कि एक्सक्रीशन या उत्सर्जन की परिभाषा क्या है। तो मैंने बताया कि इनका वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बॉडी में बनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान, उनका पहले सेपरेशन होता है और फिर उनका एलिमिनेशन होता है बॉडी से, वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और हम इसको और ज़्यादा अगर वैसे रूप में बात करें और अच्छी तरीके से डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स नॉन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, एक परिभाषा देखिए, ये और मोर करेक्ट परिभाषा है क्योंकि इसमें हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बनने वाले जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन क्या है, ये एक किसके साथ, अमोनिया के रूप में निकल सकता है, यूरिया के रूप में निकल सकता है, यूरिक एसिड के रूप में निकल सकता है, क्योंकि इनकी शरीर के अंदर अधिक मात्रा बॉडी के लिए क्या हो जाती है, हानिकारक हो जाती है, और वो होम्योस्टेसिस कंडीशन को बनाए रखने में असफल हो जाती है। इसलिए इनका बाहर निकलना बेहद जरूरी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस किस प्रकार से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जब उत्सर्जन का प्रोसेस होता है। तो हम जानते हैं कि मैंने बताया आपको कि जो भोजन हम खाते हैं, फूड जो हम खाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में,
वो भोजन किस लिए जरूरी होता है, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है भोजन का तो उससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से क्या चलता है, हमारा शरीर चलता है। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है, इसी प्रोसेस के दौरान हार्मफुल प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उसको हम कह रहे हैं। अब हार्मफुल प्रोडक्ट किस किस प्रकार से बन रहे हैं, और जो भोजन हम खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, आप जानते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है मुख्य रूप से, और कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन होता है और फैट्स होती है। तो मान लिया कि ये फूड है, भोजन हमारा, इस भोजन में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या है इसमें, फैट्स या वसाएं, और क्या है इसमें, प्रोटीन। ये तीन चीफ प्रोडक्ट, वो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट हैं भोजन के, जो भोजन के अंदर पाए जाते हैं हमारे अंदर। अब क्या होगा कि हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट, जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीडेशन होता है, हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी, हम जानते हैं। और वसाओं से भी क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। इसका मतलब ये हो गया कि यहां हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है और एटीपी बन रही है। जो एटीपी है ये शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए जरूरी है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में लंग्स के द्वारा या फेफड़ों से होती हुई, जैसा मैंने श्वसन की क्रिया में बताया था, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है और हमारे शरीर का जो होम्योस्टेसिस होता है वो मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको भी परिभाषा बताई थी उत्सर्जन की, मुख्य रूप से कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर निकलना शरीर के, वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन। वैसे तो शरीर से जो भी उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल रहे हैं जो भी हार्मफुल हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्मफुल है अगर ज्यादा मात्रा में रहती है, तो मैंने दो डेफिनेशन आपको बताई। तो मोर करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है, जिसमें हमने ये बताया कि स्पेशली नाइट्रोजिनस पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं नाइट्रोजन नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का जब हो रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अपने बाहर निकल गई, वेस्ट प्रोडक्ट था, और वाटर क्या है, शरीर की क्रियाओं में काम आ जाता है और एनर्जी से कोशिका चलती है। तो ये सारी चीजें काम आ रही हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में होती है, ये बाहर निकल जाती है शरीर से। चलिए अब बचा प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर हम जानते हैं प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, और इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के अंदर जरूर पाई जाती है, लेकिन इन दोनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है, फैट में भी यही सब है, लेकिन नाइट्रोजन केवल किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। तो इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो स्पेशली किसकी, प्रोटीन, जो भी डाइट अपन लेते हैं प्रोटीन डाइट के ऑक्सीडेशन से या प्रोटीन के मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरे होने के बाद प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी बनेगा वो क्या होगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो भी होंगे हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये सारे के सारे किससे बनेंगे, प्रोटीन से बनेंगे। और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, एमिनो एसिड, सॉरी अमोनिया के रूप में, एमिनो एसिड का तो हो रहा है, अमोनिया और यूरिया और यूरिक एसिड, ये बात है। तो मुख्य रूप से नाइट्रोजनस पदार्थ कौन कौन से हैं, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। ये तीनों ही बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट हैं, इसलिए इनका शरीर से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। इनकी जितनी निश्चित मात्रा होती है जो शरीर के अंदर पाई जाती है, इसके अलावा अगर एक्सेस में होती है तो सारा बॉडी से बाहर निकालना बेहद आवश्यक है। तो ये सबसे ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं नाइट्रोजनस, इसलिए इनका बाहर निकलना जरूरी है। और ये किससे बने, प्रोटीन से बने। तो ये जो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रहा हूं कि उत्सर्जन की क्रिया क्यों जरूरी है, उत्सर्जन की डेफिनेशन क्या है जो आपको बताई, दूसरा कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं स्पेशली भोजन से, जो भी हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान, तो आपको बताया कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और फैट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लेकिन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं निकलेंगे। नाइट्रोजन पदार्थ किससे निकलेंगे, प्रोटीन डाइट से निकलेंगे स्पेशली। तो ये तो बात हुई कि नाइट्रोजिनस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना, जिसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। चलिए अब बात करते हैं कि ये
कार्बन डाइऑक्साइड ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। इनका शरीर से बाहर निकलना क्यों आवश्यक है? तो बात करते हैं हम क्यों आवश्यक है। अगर ये उत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो जीव की मृत्यु हो जाएगी। जीव की मृत्यु क्यों होगी, क्यों आवश्यक है, ये उत्सर्जन का प्रोसेस क्यों आवश्यक है जीव के लिए, क्यों इसकी मृत्यु हो जाएगी? तो देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। कौन सी कंडीशन है? होमियोस्टेसिस, यानी कि एक स्टेडी स्टेट है, कांस्टेंट स्टेज है, एक स्थिर अवस्था है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो भी जीव है, जो भी जंतु है, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बाहर का जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट जो भी बाहर का है उसके शरीर के, उसको वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ क्या करके रखता है? बैलेंस करके रखता है। अगर ये साम्यावस्था जिस दिन हट जाएगी उस दिन प्राणी की मृत्यु हो जाती है। तो प्राणी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जिस वातावरण में वो पाया जा रहा है, जहां पे भी पाया जा रहा है, उसके बाहर के वातावरण के हिसाब से वो अपने इंटरनल बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करके रखता है? बैलेंस करके रखता है। और इंटरनल एनवायरनमेंट का बाहर के एनवायरनमेंट से एनिमल का बैलेंस होना वो कहलाता है होमियोस्टेसिस। एक कांस्टेंट स्टेज है जिसको हम स्थिर अवस्था भी कह सकते हैं। तो ये होमियोस्टेसिस कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या जरूरी है? एक्सक्रेशन जरूरी है। क्यों मेंटेन नहीं हो रहा? आप देखिए कि फॉर एग्जांपल कि जैसे ये हमारी बॉडी का सपोज किया कि इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट आंतरिक जो हमारा है, और ये क्या है? आउटर एनवायरनमेंट है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि होमियोस्टेसिस क्या होगा कि बाहर का वातावरण, अंदर के प्राणी के, ये एनिमल बॉडी है, इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो ये कैसे बैलेंस होता है? देखिए क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। नंबर 1 वाटर, नंबर 2 पीएच, या जिसको हम कह सकते हैं एसिड बेस बैलेंस, और नंबर 3 साल्ट, या जितने भी लवण पाए जाते हैं इनका भी बैलेंस होना जरूरी है। नंबर 4 टेम्परेचर। ठीक है, ये 4 चीजें आप देख रहे हैं, ये बाहर जो पाई जा रही है, प्राणी इनको अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करके रखता है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि बाहर का एनवायरनमेंट अंदर से या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, उसी दिन जीव की मृत्यु हो जाती है। इसलिए किसी भी प्राणी को इस कंडीशन को, होमियोस्टेसिस को बनाए रखना बेहद जरूरी है। और ये जो हम आज उत्सर्जन पढ़ रहे हैं कि उत्सर्जन करना प्राणी के लिए क्यों जरूरी है, जो उसके शरीर में हानिकारक पदार्थ बने हैं उनका बाहर निकलना क्यों जरूरी है, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, वो क्यों मर जाएगा, ये हम समझ रहे हैं होमियोस्टेसिस पॉइंट में। तो होमियोस्टेसिस के अंदर ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, वाटर का, पीएच का, साल्ट का और टेम्परेचर का। प्राणी हमेशा बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट में क्या करता है? बैलेंस करता है। प्राणी के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है? जैसे ये मान लिया टिश्यू फ्लूइड है, क्या चीज है? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड के अलावा क्या पाया जा रहा है? ब्लड पाया जा रहा है, लिम्फ पाया जा रहा है। ये फॉर एग्जांपल ब्लड, और क्या पाया जा रहा है? लिम्फ। ब्लड की तरह ही लिम्फ होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में ये देखिए टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फ है, ब्लड है। अब इन तीनों जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर वाटर का, पीएच का, साल्ट का, टेम्परेचर का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। जैसे अगर वाटर और साल्ट का हम बैलेंस करके रखते हैं अंदर का बाहर के वातावरण के, जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ये आपको पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी में। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? परासरण नियमन किसको कहते हैं? परासरण नियमन का मेन कंसेप्ट क्या है कि वाटर का और साल्ट का, इन दोनों का बैलेंस होना बाहर के और अंदर के एनवायरनमेंट में बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो प्राणी परासरण नियमन कंडीशन में नहीं रह पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से टेम्परेचर का बैलेंस हम करते हैं, जिसमें हम देखते हैं, जिसमें प्राणी कई पोइकिलोथर्म होते हैं,
होम्योथर्म होते हैं, अपने आप को बनाए रखते हैं, वो टेम्परेचर का बैलेंस है। एसिड बेस बैलेंस, अगर अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी या बाहर ज़्यादा हो जाएगी एनवायरनमेंट में, तो एसिड बेस बैलेंस भी बिगड़ जाता है, पीएच पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि ये चारों चीज़ें मेन बेसिक चीज़ें हैं जो प्राणी अपने बाहरी वातावरण से अपने अंदर वातावरण में बैलेंस करके रखता है। और जैसे ये बैलेंस बिगड़ता है, जैसे वाटर सपोज कीजिए कि बाहर ज़्यादा हो गया वाटर और अंदर कम है, तो प्राणी मर जाएगा। अंदर पीएच ज़्यादा है, बाहर कम है, तो भी प्राणी मर जाएगा। ऐसे ही साल्ट टेम्परेचर भी अगर कम ज़्यादा है अंदर बाहर, तो प्राणी मर जाएगा। तो ये हमने समझा कि ये होम्योस्टेसिस कंडीशन को बनाए रखने के लिए उत्सर्जन का होना बेहद जरूरी है, वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना बेहद जरूरी है। क्यों निकलेगा? यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट हमने बात की, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे हानिकारक पदार्थ हैं। तो ये क्या करते हैं, एसिड बेस बैलेंस जो है इसको बिगाड़ देते हैं, तो इसलिए इनका बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। तो होम्योस्टेसिस कंडीशन हमने समझी कि उत्सर्जन का प्रोसेस जिसकी हम आज बात कर रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर निकलना, वो कहलाता है उत्सर्जन। तो इसमें हम उत्सर्जन के अंदर अब बात कर रहे थे कि उत्सर्जन का होना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो मैंने बताया होम्योस्टेसिस कंडीशन को बनाए रखने के लिए उत्सर्जन का होना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि उत्सर्जन के प्रोसेस के लिए प्राणियों के अंदर इनवर्टिब्रेट में और वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन। एक स्पेशल प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो इसी काम को करते हैं। जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं या हायर एनिमल्स हैं, हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनमें स्पेशली एक ऑर्गन पाया जाता है, जबकि छोटे जीव जो होते हैं उनमें कुछ कोशिकाओं का शरीर होता है, जैसे डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है या यूनिसेलुलर एनिमल है, तो उसमें क्या होता है कि वो पर्टिकुलर स्किन के द्वारा करते हैं। जैसे देखिए, अब बात करते हैं अपन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। आपको बता देता हूं एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स जो प्राणी हैं, इनमें हम सबसे पहले लेते हैं प्रोटोजोआ। सबसे पहला फाइलम है प्रोटोजोआ फाइलम। फाइलम प्रोटोजोआ के जंतु जो हैं, हम जानते हैं कि एक कोशिका का शरीर होता है, यूनिसेलुलर बॉडी होती है। एक कोशिका का मतलब है कि वो जंतु केवल एक सिंगल सेल से अपने शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को करेगा, यानी श्वसन भी करेगा, उत्सर्जन भी करेगा, और भी उसमें सर्कुलेशन या जो कुछ भी उसमें काम हो रहा है जो एक कोशिका को चलने के लिए आवश्यक है, वो सारी क्रियाएं वो एक ही कोशिका से कर रहा है। स्पेशली कोई ऑर्गन नहीं पाए जाते। तो एक कोशिका की जो बाहरी भाग होता है, जैसे कोशिका है सपोज करो, तो इसकी बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अंदर न्यूक्लियस है, हम जानते हैं। तो इन एनिमल्स में किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के द्वारा ही डिफ्यूजन मेथड से क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते रहेंगे। इसी प्रकार से प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, ये इनवर्टिब्रेट संघ के जंतु हैं। सिलेंट्रेटा की बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है। इट मींस कि बॉडी किसके द्वारा बनी होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा बनी होती है। और पोरीफेरा के जंतु हैं, इनमें भी किसके द्वारा होता है, आउटर सरफेस। दोनों एनिमल में आउटर सरफेस के द्वारा होता है, और पोरीफेरा के जंतुओं में स्पेशली एक्टोडर्म के द्वारा आउटर सरफेस, स्पेशली एक्टोडर्म सेल्स इन पोरीफेरा, ठीक है। और सिलेंट्रेटा के जंतुओं में भी बाहरी जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा होगा। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा के बाद हम बात करते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज कौन से जंतु हैं, प्लेटिहेल्मिन्थीज जिनकी बॉडी एकदम फ्लैट होती है, ठीक है, चपटे कृमि जिनको हम कहते हैं, और ये ज्यादातर परजीवी के रूप में शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इनमें पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है या कोशिका पाई जाती है उत्सर्जन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स के द्वारा उत्सर्जन होता है किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थीज के जंतुओं में। फ्लेम सेल क्या होती है,
हिंदी में ज्वाला कोशिका, यानी कि आग, जिस प्रकार की आग की लपटें दिखाई देती हैं उस तरह की कोशिका एक स्पेशल होती है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। प्लेटिकल ग्रंथि के बाद बात करते हैं। देखिए फ्लेम सेल्स के द्वारा वर्टिब्रेट के अंदर जो एम्फिओक्सिस प्राणी होता है उसमें भी फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, स्पेशली सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं उनको, क्योंकि ऊपर से गोलाकार होती है। ठीक है, प्लेटिकल ग्रंथि के बाद हम बात करेंगे एनेलिडा। एनेलिडा के जंतुओं के अंदर नेफ्रिडिया के द्वारा, नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया इस तरीके से पाए जाते हैं। तो नेफ्रिडिया के द्वारा एनेलिडा के जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया होती है या अंग पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है स्पेशली। एनेलिडा के बाद मोलस्का। मोलस्का के जंतु जैसे हम बात करें पाइला की, तो पाइला में एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। बोजेनस का अंग किसको कहते हैं? पाइला नामक जंतु के अंदर पाया जाता है, एक स्पेशल प्रकार का ऑर्गन है ये मोलस्का का। तो इसके अंदर क्या होता है? उत्सर्जन बोजेनस अंग के द्वारा होता है। इसी प्रकार आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में हम बात करें तो प्रॉन, जैसे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कौन? क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियन में जैसे प्रॉन, प्रॉन के अंदर स्पेशल पाया जाता है क्या? एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ग्रीन ग्लैंड, या इसको एंटीनरी ग्लैंड भी कहते हैं। एंटीना के पास पाई जाती है और इसका काम क्या है? उत्सर्जन। तो आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया जो जंतु हैं क्लास के, यानी जैसे प्रॉन, प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड होती है, जबकि आर्थ्रोपोडा का ही जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट, मक्खी मच्छर वगैरह जो भी आप देखते हैं, इंसेक्ट के अंदर स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा इंसेक्ट में होता है उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आर्थ्रोपोडा के बाद अब क्या बचा? इकाइनोडर्मेटा संघ, यानी स्टारफिश वगैरह। स्टारफिश वगैरह के अंदर क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा प्राणियों के अंदर इनमें स्पेशली आप जानते हैं इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो इनका फ्लूइड होता है, बॉडी के अंदर जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, सीलोमिक फ्लूइड में एक प्रकार की सेल्स होती है जिनको हम कहते हैं अमीबोइड सेल्स। तो अमीबोसाइट सेल्स के द्वारा, अमीबोसाइट सेल्स के द्वारा जो कि इनका जो सीलोमिक फ्लूइड होता है उसमें पाई जाती है। और अमीबोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि अमीबा की तरह इर्रेगुलर इन कोशिकाओं का क्या होता है? आकार होता है, इसलिए। तो ये तो बात हमने की इनवर्टिब्रेट के जंतुओं में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। अब इनवर्टिब्रेट के अलावा अगर वर्टिब्रेट की बात करें, कशेरुकदंड जिनमें पाया जाता है, यानी जैसे हम लोग, ठीक है, इनमें उत्सर्जन कैसे होगा? इनमें उत्सर्जन के लिए स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं किडनी। तो हमारी बॉडी के अंदर किडनी पाई जाती है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करती है, और ब्लड को फिल्टर करके जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उनको बॉडी से बाहर निकाल देती है। चलिए, अब ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की हमने बात की, स्पेशल प्रकार के जो पाए जा रहे हैं, इसके अलावा, इनके अलावा भी क्या हमारे शरीर में कुछ उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं? जैसे इनके अलावा भी पाए जाते हैं उत्सर्जी अंग, जैसे लंग्स, फेफड़ों के द्वारा भी उत्सर्जन होता है। क्यों? क्योंकि फेफड़े किस चीज को बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं शरीर से, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, इसको फेफड़े बाहर निकालते हैं, इसलिए लंग्स भी एक प्रकार के क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके अलावा स्किन, जो हमारी त्वचा है, त्वचा से क्या निकलता है? पसीना भी निकलता है त्वचा से। तो त्वचा भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल रही है, तो पसीने के रूप में। ठीक है, और जैसे कौन सी ग्लैंड होती है? साल्ट को भी निकालती है, ये साल्ट को निकालती है, वाटर को निकालती है, एक्सेस मात्रा में जो पानी होता है उसको हमारी त्वचा बाहर निकालती है, साल्ट को, नमक को भी बाहर निकालती है। और इसके अलावा आपको क्या बताया अभी मैंने? स्किन के द्वारा क्या निकलता है बॉडी से? तो इस तरीके से साल्ट है, वाटर है, ये स्किन भी हमारी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यानी कि स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड जो होती है जिससे पसीने के रूप में बाहर निकलता है, स्वेट ग्लैंड किस में पाई जाती है? स्किन के अंदर ही पाई जाती है। चलिए, ये तो हो गया, स्किन हो गया, लंग्स हो गया। इसी तरह एलिमेंट्री कैनाल भी क्या करती है? एलिमेंट्री कैनाल भी क्या करती है? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है।
इस तरह से ये काम करती है जैसा हमने देखा आज के वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट की एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है, उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है, ये प्राणी के लिए क्यों जरूरी है, अगर प्राणी में उत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, उसकी मृत्यु क्यों हो सकती है, होम्योस्टेसिस के बारे में बात की। इसके अलावा सभी प्रकार के जंतु जो होते हैं इनवर्टिब्रेट से लेकर वर्टिब्रेट तक, इनमें उत्सर्जन के लिए या उत्सर्जन की क्रिया के लिए कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं या एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, और कौन कौन से जंतु जो हैं इनको किस रूप में निकालते हैं और इनका निकलना क्यों जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सक्रीशन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू।